तो देखिए लास्ट टाइम हमने समझा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का रियल मीनिंग होता क्या है। अगर हम कहें एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये वो डिस्काउंट रेट होती है जिस पर आप किसी प्रोजेक्ट पर दिए जाने वाले जितने भी आपके आउटफ्लोज हैं, जो आपको पे करना है इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, ठीक है, उन सारे की प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ आज जो नेट प्रोसीड्स उससे मिल रही है उसके बराबर हो जाए। ठीक है, इट इज द डिस्काउंट रेट, ठीक है, विच इक्वेट्स, इक्वेट्स मतलब बराबर कर देती है, विच इक्वेट्स द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑल आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लोज, जो किस रूप में होते हैं, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या डिविडेंड, या आपकी जो कैपिटल रीपेमेंट है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू के जोड़ को इट इज द डिस्काउंट रेट which equates the sum of the present value of all after tax cash outflows which are in form of interest, dividend और cash capital repayment, ठीक है, किसके बराबर करती है, to the net proceeds, इसके बराबर कर देती है उसको नेट प्रोसीड्स के, ठीक है, जिसको हम एनपी बोलते हैं। वो हमारी डिस्काउंट रेट कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इसी को ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो इसी को जब लमसम पेमेंट होती है तब तो हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली, हमारे पास फॉर्मूला है उससे निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात इंस्टॉलमेंट पेमेंट की होती है तब ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो लास्ट में आपको जो सिखाया था सब कुछ दोबारा से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट से, उसके पीछे पर्पज यही था कि अब आप इस चीज के लिए तैयार हो सके। तो अब सिचुएशन ये है आपके पास, अब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होगा, ठीक है, अब आपको रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो रेट फाइंड आउट करने का तरीका है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि वे कर करके देखते जाओ जब तक बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपनी ने 5% डिवेंचर्स इश्यू किए 1 लाख रुपए, डिवेंचर्स है ₹1 लाख की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% की, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, वो भी 5% है। The company has agreed to repay the debenture at par in 5 equal installment, 5 equal installment, ठीक है, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 एंड से स्टार्ट हो जाएगी वो। टैक्स रेट है 35%, ठीक कहते हैं आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए, केडी निकालिए। आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई है ऊपर लिखी है या इससे पहले वाले में मैंने आपको समझाई थी, अब उस चीज को फॉलो करिए। तो पहले सबसे पहले देखिए नेट प्रोसीड कितनी है अपनी, 1 लाख रुपए के डिवेंचर, और इनको हमने इश्यू किया है 5% फ्लोटेशन कॉस्ट पर, तो लेस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब 1 लाख में 5% कम कर दिए तो 95,000 रुपया है मेरी नेट प्रोसीड। अच्छा, अब कैश आउटफ्लोज क्या होंगे इसके, ठीक है, जो हमें कैश
आउटफ्लोज की पेमेंट करनी है इसके लाइफ के दौरान, वो कैश आउटफ्लोज क्या होंगे हमारे, जरा उनको भी देखें। कैश आउटफ्लोज, अब 1 लाख रुपया है, उसको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। 20,000 प्रिंसिपल पे करना है, ठीक है, ईच ईयर, हर साल। देखो 1 लाख रुपए का लोन है, 5 बराबर किस्तों में, तो 20,000 रुपए तो प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन, और प्लस ब्याज जो इस पर इंटरेस्ट बनता है, उस पर जो ब्याज बनता है वो, ये भाई हमें पे करना है। तो आइए हम अभी पहले उसी को समझ रहे हैं कि जो हमें पे करना है वो कितना पे करना है, ठीक है। तो ईयर वाइज शुरू करें। यहाँ लिखा मैंने ईयर्स, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये जरूर ध्यान देना पेमेंट शुरू कब से होनी है। अब यहाँ शुरू पहले साल से ही होनी है। अगर हम यूँ कहते हैं कि भाई अगर ये पेमेंट हमें तीसरे साल से शुरू करनी, तो पहले 2 साल दिया जाता सिर्फ ब्याज, ठीक है ना, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ पहले साल से ही प्रिंसिपल की रिपेमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो पहले हमने लिखा आउटस्टैंडिंग डेट, आउटस्टैंडिंग डेट कि कितना लोन बकाया रहेगा, पहले साल का ब्याज किस पर, कितने अमाउंट पर लगेगा। देखो भाई मैं 1 जनवरी को लोन ले रहा हूँ 1 लाख रुपया, और 31 दिसंबर को वापस कर रहा हूँ उसमें से 20,000 रुपया, तो मुझे भाई इंटरेस्ट 1 लाख पर देना चाहिए कि 80,000 पर। मैं कहूँगा भाई मैंने 20,000 रुपये चुका दी, 80,000 पर दूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मैंने लोन पूरा 1 जनवरी को ले लिया, पूरे 1 साल तक तो मैंने 1 लाख रुपए यूज किए, उसके बाद अंत में आकर ही तो 20,000 रुपये वापस किए मैंने, इसलिए मुझे पहले साल का ब्याज देना पड़ेगा कितने पर, 1 लाख रुपए। फिर अगले साल 20,000 रुपये मैं 31 दिसंबर को दे चुका था, तो अगले पूरे साल कितना रुपया रहेगा मेरे पास, 80,000 रुपये, उस पर ब्याज दूंगा। फिर 20,000 और कम हो जाएगा, अगले पूरे साल मेरे पास रहेंगे 60,000 रुपये, फिर रह जाएंगे 40,000 रुपये, और फिर रह जाएंगे 20,000 रुपये, और फिर उसके बाद ये 20,000 की पेमेंट हो जाएगी। अब इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, एट द रेट ऑफ 5%। तो 1 लाख रुपए पर 5%, ये 5% नहीं है, ये 15% है, ठीक है, ये 15% है। मुझे थोड़ा डाउट लग भी रहा था, मिसप्रिंट एक्चुअली बुक में, दिस इज 15%। एक मिनट, इंटरेस्ट रेट मैंने कहाँ लिखी थी, चलो मैं यहाँ पे भी लिखी थी 15% वाले हैं इसमें, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है भाई। चलिए करते हैं। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% कितना हो जाएगा भाई, 1 लाख और 15%, 15,000 रुपये। अब यहाँ 80,000 पर 15% कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। ऐसी 60,000 पर 15%, 9,000 रुपया। अब देखिए 3,000 रुपये कम हो रहा है, 6,000 और ये 3,000। अब यहाँ जो है साथ में टैक्स भी है, तो इंटरेस्ट पर मैंने यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखा था, मैंने लिखा था आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो। अगर आप यहाँ देखें तो सॉरी, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जो लिखा था उसमें मैंने लिखा था आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये देखिए डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लोज, ठीक है ना। तो आफ्टर टैक्स वाले लेने यानी कि टैक्स का बेनिफिट। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट पर तो कोई टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है, तो टैक्स बेनिफिट जिस पर मिलता हो, किस पर मिलता है, इंटरेस्ट पर, तो I इंटू 1 माइनस टी कर देंगे, यानी कि 15,000 में 1 माइनस 0.35 कर दो, जो भी आता हो। तो 15,000 में से 35% लेस कर रहा हूँ मैं, तो ये आता है भाई 9,750। ऐसी अगला वाला भी देखो 12,000, इसमें भी 35% लेस कर दो टैक्स बेनिफिट, तो 12,000 गुना 0.65 कर रहा हूँ मैं,
तो 7800, और इस तरह से आप आगे करते चले जाएं तो ये वैल्यू कितनी आती है, अगली आएगी 5850, अगली आएगी 3900, अगली आएगी 1950। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी। और अब आपका कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा, आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो 9,750 रुपये ब्याज दोगे टैक्स बेनिफिट के बाद, और 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, वो मत भूल जाना। ठीक है, प्रिंसिपल लिखो, कभी भूल जाओ प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो 20,000 रुपये हर साल दे ही रहे हैं, 20,000 हर साल 20,000 रुपये। तो भाई कितना पे कर रहे हैं हम, 20,000 ये और 9,750 का ब्याज, 29,750, अगले साल 27,800, अगले साल 25,850, अगले साल 23,900, और अगले साल 21,950। ठीक है, अब आपको इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो आपके कैश आउटफ्लो आए वो थे आपके 29,750, अगला था 27,800, नेक्स्ट था 25,850, नेक्स्ट था 23,900, और अगला था 21,950। अब जो हमारी नेट प्रोसीड्स है वो कितनी है, एनपी कितने रुपए मिले हमें, 95,000 रुपये। अब इसीलिए जो सारा कंसेप्ट आपको सिखाया था, इसके पीछे पर्पज यही था कि अब आपके वो बात समझ में आ जानी चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास कुछ नहीं, अब मेरे को क्या लेना है कि ऐसी रेट ढूंढनी है जिस रेट पर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले, मान लो 10% रेट हो जैसे, तो 0.909826,751 उनसे गुना करूं तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ 95,000 पर आ जाए। जो रेट इन सब की प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को 95,000 के बराबर कर देगी वही एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, यानी कि मैं कहूँ वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, और यहाँ मैं कहूँ तो मैं कहूँगा वही कॉस्ट ऑफ डेट होती है। तो अब वो रेट मुझे ढूंढनी है। तरीका इसका यही है कि ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते रहो। लेकिन ट्रायल एंड एरर में भी ऐसे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मान लो कोई रेट अगर 25% आनी हो तो मैं 20-25 बार थोड़ी ट्राई करूंगा। तो अब इसका थोड़ा सा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसको करते कैसे, थोड़ी सी ट्रिक समझा रहा हूँ मैं अब आपको। तो अब आप ऐसा करो, ठीक है, इसकी आप इस पर अभी बाद में आएंगे। आप पहले इन सब का सम निकाल लो, सम ऑफ ऑल आउटफ्लो। ठीक है, बल्कि सम का भी क्या करोगे, एवरेज निकाल लो, एवरेज ऑफ ऑल आउटफ्लो। ठीक है, कितने कितने हैं भाई, 29,750, 27,800, फिर क्या है 25,850, नेक्स्ट कितना था 23,900, और अगला था 21,950। सबको जोड़ो, 5 से कर दो डिवाइड, एवरेज निकाल लो इनकी। एवरेज ये आता है भाई 25,850। ठीक है, अब ये कुछ हद तक एक मेथड होता है कैपिटल बजटिंग में, IRR, उससे मिलता जुलता हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट जब वो चैप्टर जब आएगा मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी आप सिंपल जो मैं कह रहा हूँ बस उतना फॉलो करिए। तो पहला काम, पहला स्टेप ये करिए कि आप इनकी एवरेज निकाल लें, और दूसरा आप क्या करें, नेट प्रोसीड जो है, नेट प्रोसीड इसको डिवाइड कर दो किससे, ये जो अपना एवरेज आउटफ्लो है उससे, हमें अंदाजा पता चल जाएगा। तो 95,000 जो हमें चाहिए, उस 95,000 को डिवाइड कर दो 25,850। तो 95,000 को डिवाइड कर दिया 25,850। ठीक है, तो 3.675,
ये वैल्यू आती है। अब क्या करना है, यहाँ तक आप इसको समझें और फिर इसका मतलब देखें आगे जो है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपको एक एक रुपया दिया जा रहा है। कब तक दिया जा रहा है? 5 साल तक। ध्यान से समझना, 5 साल तक मैं आपको एक एक रुपया दे रहा हूँ। तो 5 साल तक एक एक रुपया दिया तो 5 साल में कितना रुपया दिया? आप कहेंगे जी 5। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, हमने अभी पिछले ही उसमें लेक्चर में समझा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो उन 5 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो आपने समझा था ना। जैसे 10% पर 0.909826 उन सबको हम टोटल करते जा रहे थे, कम्युलेटिव टोटल। तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक एक रुपया दे तो मिलेंगे तो 5 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू बैठेगी 3.675। कौन सी रेट पर ये वैल्यू 3.675 बैठेगी? मतलब आगे जो आपको क्या करना चाहिए, आगे अब आपको करना है ये अपनी प्रेजेंट वैल्यू टेबल को यूज करें। मैं थोड़ा सा स्पेस बना दूं इसके लिए। तो अब हम यह लिखेंगे फ्रॉम एन्युटी टेबल, अंदाजा लेने के लिए। एन्युटी टेबल देखनी मैंने आपको बताई थी कैसे देखते हैं। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूं इसको। एन्युटी टेबल, ये रही प्रेजेंट वैल्यू टेबल। ठीक है, ये ऊपर तो पीवी फैक्टर टेबल आपको नजर आ रही है कि एक रुपया आपको पहले साल दिया, एक साल के अंत में दिया जाए तो उसकी वैल्यू है 0.909। दूसरे साल दिया जाए तो उसकी वैल्यू है 0.826। और एन्युटी टेबल बताती है कि अगर वो रुपया आपको लगातार उतने सालों तक दिया जाए तो, कि जैसे एक रुपया आपको 10% की रेट हो और 4 सालों तक लगातार आपको एक एक करके 4 रुपए दिए जाए तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी 3.170। ये वैल्यू बन जाएगी उसकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चलना है उल्टा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये इस रेट, ये जो वैल्यू बन रही है, कितनी वैल्यू बन रही है, वैल्यू कितनी बन जाए। अभी तक तुम क्या देखते थे, वैल्यू बन कितनी जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ वैल्यू बन रही है इतनी 3.675। तो बताओ 5वें वर्ष की लाइन में कौन सी रेट पर बनेगी, ये मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 5वें वर्ष की लाइन लीजिए और इसमें देखिए 3.675 कहाँ आता है। ये 3.791 है। ठीक है, 10% पर, यानी कि यहाँ 10 तक तो नहीं आ रहा। अगली रेट देखो, 11 वाली पर चलते हैं। 5%, 5 ईयर पर 11% पर 3.696, 3.605। अब देखो हमें चाहिए कितना, 3.675। अब ये आ कितना रहा है, 3.696, 3.605। यहाँ पर तो ज्यादा है और यहाँ पर कम है। अब ये बस अंदाजा लेने के लिए ही थी। तो अब मुझे एक अंदाजा हो गया है कि लगभग 11% के रेट पर अगर मैं आपको एक रुपया दूं 5 सालों तक तो उसकी वैल्यू 3.696 हो जाएगी, और 12% की रेट पर दूं तो उसकी वैल्यू आज 3.605 होगी। तो ये दोनों ही रेट जिनके बीच में वो वैल्यू पड़ रही है 3.675, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस ये तो बड़ी है और ये वैल्यू इससे छोटी है। तो जिन रेट्स पर आ रहा है 11 और 12 पर, हम उन दोनों ही रेट को कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा आ जाएगा, इसीलिए हमने बस ये काम किया है। तो हमने लिखा फ्रॉम एन्युटी टेबल, और यहाँ लिखेंगे लेट अस फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू एट, दो रेट थी 11% और दूसरी 12%। तो हम इस 11 और 12% पर वैल्यू निकालते हैं। और निकालने के लिए ऊपर हमने काम कर ही रखा है, ये हमारे आउटफ्लो हमारे रखे हुए हैं। तो ये 11% पर फैक्टर और 12% पर फैक्टर, ये मुझे टेबल से मिल जाएंगे या कैलकुलेटर से करने भी मैंने आपको बताए हैं कि कैसे कैलकुलेटर से कर सकते हो। ठीक है, वो आपको पिछले लेक्चर में सारा मैंने बताया था। अब आप टेबल से लेना चाह रहे हैं तो टेबल से देखिए 11% की रेट पर, ये 11% की रेट पर ये पीवी फैक्टर है 0.901812731 ठीक है, और 593। ठीक है, इसी तरह 12% पर है 0.893, 797, 712, 636 और 567। तो आप
इनसे आप इनको मल्टीप्लाई करें। 11% पर फैक्टर्स हैं 0.901, 0.812, 0.731, 0.659 और 0.593 और 12% पर है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 और 0.567 और इनको मल्टीप्लाई करो भाई कितना आता है। ठीक है, 29,750 को मल्टीप्लाई करो इससे 0.901 से, तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 11% पर और यहाँ 12% पर। तो 11% पर 29,750 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आ रही 26,805। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आएगी 22,574। इन दोनों को करिए 15,750। ठीक है, और फिर इसके बाद एक रह गया अभी बीच में 18,896 था वो, 18,896, फिर 15,750 इन दोनों का और 13,016। ये तो हुआ 11% पर। 12% पर क्या करना है, अब इन्हीं वैल्यू को 12% वाले फैक्टर से गुना करो। 29,750 गुना 0.893, तो ये हो जाएगा 26,567। फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 22,157। ठीक है, 18,405, 15,200 और 12,446। अब आप इनका टोटल करके देखें कितना, यहाँ तो टोटल आ रहा है 97,041 और यहाँ टोटल आ रहा है भाई 94,775 और वो वैल्यू कितनी थी अपनी नेट प्रोसीड्स थी 95,000। तो आप देखें गौर से 95,000 जो है और 94,775 में कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि कौन सी रेट पर ये बराबर हो रहा है 95,000 के, ये 94,775 लगभग बराबर ही है, 12% की रेट पर ये इसके बराबर आ जाते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। हम इसको एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वाली रेट, उसके लिए एक इंटरपोलेशन टेक्निक होती है, लेकिन उसको हम अभी नहीं समझेंगे, उसको हम कैपिटल बस्टिंग में जब IRR मेथड पढ़ेंगे तब वहीं पर ही इसको समझेंगे। अभी तो इतने से आपका काम चल जाना है। तो अब हम कहेंगे कि क्योंकि, अब लास्ट में क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारा जो डेट है उस पर दिए जाने वाले कैश आउटफ्लोज हैं उन सारे की प्रेजेंट वैल्यू 12% की रेट पर 95,000 रुपये जो कि नेट प्रोसीड्स है उसके बराबर आ रही है, इसलिए ये जो डिबेंचर्स है इनकी कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि KD कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी, 12% हो जाएगी। इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट में ये लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ था, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डेट के बाद अगला आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या नहीं है उसमें, तो लगे हाथ उसको भी कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात, जहां आप इंटरेस्ट रख रहे थे, इंटरेस्ट की जगह अब आपको डिविडेंड रखना है। प्रेफरेंसेस पर तो इंटरेस्ट नहीं देते ना, डिविडेंड देते हैं, और उसको मैं PD बोला करूँगा। फिर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट होता था, यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि
डिविडेंड टैक्स देना पड़ सकता है, वो मैंने आपको लीवरेज के साथ बताया भी था। डिविडेंड टैक्स यानी कि डीटी देना पड़ सकता है। बस ये डिफरेंस अगर आप कर लेते हो तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आपको करके बताता हूँ। पहले हमने ली इरिडीमेबल या परपेचुअल, होते नहीं है परपेचुअल एक्चुअल में। 14 साल से अधिक मैच्योरिटी पीरियड वाले प्रेफरेंस शेयर्स आप इश्यू ही नहीं कर सकते हो। परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस को डिनोट करते हैं केपी से। और वहां क्या लिखते थे आप जरा ध्यान है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ये हो जाएगा भाई पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। बस गुना 100 करते रहना, ठीक है। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है यहाँ पर। अगर हाँ बल्कि डिविडेंड टैक्स है और ये नेट प्रोसीड्स वैसे निकलेगी, मैं बहुत डिटेल में समझाया था मैंने आपको वहाँ, ठीक है। नेट प्रोसीड्स का मतलब जो फेस वैल्यू है वो, उसमें डिस्काउंट है तो घटा दो, प्रीमियम है तो जोड़ दो, प्रीमियम पर इशू किए हैं तो, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बड़ा डिटेल में समझाया था, सारे नियम वही लागू होंगे जो बताया था। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इफ डिविडेंड टैक्स इज गिवन, अगर डिविडेंड टैक्स दे रखा हो तो ये केपी, वहां पर तो टैक्स का बल्कि बेनिफिट मिलता था, यहाँ बल्कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहां तो करते थे आई ब्रैकेट 1 माइनस टी करते थे, ऐसे 1 माइनस टी करते थे। यहाँ 1 माइनस टी नहीं करेंगे, यहाँ बल्कि टैक्स बढ़ जाएगा तो 1 प्लस डी टी हो जाएगा, 1 प्लस डी टी और डिवाइड बाई एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स। ठीक है जी। अगर डिविडेंड टैक्स दे रखा हो तो परपेचुअल जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी कॉस्ट इस तरह से फाइंड आउट की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ लगेगा ताकि क्लियर हो जाए। एक इसमें इलस्ट्रेशन 9 है, तो 14% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, और फेस वैल्यू है उसकी 100, 5% प्रीमियम पर आपने इश्यू किए हैं 5% प्रीमियम पर। रिडीमेबल, अच्छा तो रिडीमेबल पर आ गए, रिडीमेबल वाला है। चलिए मैं जो है इसको ऐसे करता हूँ, जस्ट इसी की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो, रिडीमेबल की भी बात नहीं कर रहा, तो केपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर 14% 14 रुपया डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइड बाई फेस वैल्यू 100 और 5% प्रीमियम पर इशू हो रहा है यानी कि 105। और इसमें अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो, मान लो 1 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट मान लीजिए अगर दे रखी हो, तो ये कितना हो जाएगा 104। और साथ में मैं कह दूं भाई इसमें 10% डिविडेंड टैक्स भी है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 और हो जाएगा 1 प्लस डी टी, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। रिडीमेबल में भी दो बातें डाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट और लमसम, बट अब आप यहाँ एक चीज समझ चुके हो, अब जस्ट यहाँ तो आप लमसम में समझ लो वही बात है, तो वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उनकी कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, केपी, वहां क्या लिखते थे इंटरेस्ट, यहाँ हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 1/n सेम, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, जैसा डेट का था सेम वही, 1/2 आर वी प्लस एन, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ इफ डिविडेंड टैक्स इज ऑल्सो गिवन, तब पी डी ब्रैकेट 1 प्लस डी टी हो जाएगा, 1/n
आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 1/2 आर वी प्लस। ये क्या है? इफ डिविडेंड टैक्स इज ऑल्सो गिवन, डिविडेंड टैक्स इज गिवन। ठीक है, तो अब जरा इसको और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई कंपनी है, उसने 14% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, ठीक है, 5% प्रीमियम पर, ठीक है, 100 रुपया फेस वैल्यू है और रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर्स, मैच्योरिटी पीरियड 10 साल है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% ऑफ फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% फेस वैल्यू पर, यानी कि 100 रुपये पर। ठीक है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालें। ठीक है, और अगर डिविडेंड टैक्स डीटी 20% दे रखा हो तब भी निकालें। तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। के पी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, 100 रुपये पर 14% दे रहे हो, कितना हो जाएगा भाई? 14 रुपये डिविडेंड, अभी डिविडेंड टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, प्लस 1/n। अब रिडीमेबल वैल्यू क्या है? रिडीमेबल के बारे में कुछ नहीं कह रखा हो तो उनको एट पार पर रिडीमेबल मान लेते हैं। तो रिडीमेबल वैल्यू 100, 100 का है तो 100 ही लौटा देंगे। और इश्यू प्राइस कितना है? 100 का 5% प्रीमियम पर इश्यू किया, यानी कि 105, और उसमें 2 रुपये 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है फेस वैल्यू पर, तो 2 रुपये इसमें से लेस कर दो, तो 103 रुपया। ठीक है, 100 माइनस 103। और ये एन कितना है? एन है 10 साल, 1/10 कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 1/2, 100 प्लस 103। ये तो तब है भाई अगर हम डिविडेंड टैक्स ना लें तो, और साथ में अगर डिविडेंड टैक्स भी लेना हो तो ये 14 के ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 और कर देंगे। 1 प्लस करना, ध्यान रखना, 1 प्लस 0.2, और ये करके आप इसको सोल्व कर देंगे। जो भी वैल्यू आती है, जैसे भी है 16.25 आएगी, 0.1625 आएगी, यानी कि 16.25%। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ इतना ही है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो एक चीज और समझ लो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। देखो, जब हम डेट की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि भैया डेट की कॉस्ट कौन सी निकालनी है? बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं, बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं, और आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं। हमने समझिए, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो टैक्स से पहले होती है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है टैक्स के बाद, इसलिए इसकी कॉस्ट हमेशा कौन सी आती है? आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स ही आती है, बिफोर टैक्स होती ही नहीं है। बट फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपसे कहेंगे कि आप बिफोर टैक्स निकालो। तो अगर कह ही दे तो आप कैसे करोगे? बिफोर टैक्स पहले तो पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर पूछे तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो कैसे निकालोगे? आप सिंपली जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकाला करते हैं केपी आफ्टर टैक्स, ये जो सिंपली निकाल रहे हो कौन सी होगी? हमेशा आफ्टर टैक्स वाली, ये निकाल लेना और इसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देना, तो ये बिफोर टैक्स बन जाएगी। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ रही है 15%, तो 0.15 आ गई, और टैक्स रेट है मान लो 40%, तो 1 माइनस 0.4 से डिवाइड कर दो। तो 0.15 को अगर मैं 0.6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है 0.25, यानी कि 25%। मतलब पहले सिंपली जैसे निकाल लो, वैसे निकाल लिया हमने 15%। और अब बिफोर टैक्स अब आपको बताना ही हो तो भाई बिफोर टैक्स 25% रहेगी,
फिर 25% में से 40% टैक्स हटा दो, तो उसके बाद 15% आफ्टर टैक्स करें। तो इस तरह से आप ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम समझेंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए।